आज की बायो की क्लास में आपका वेलकम। आज मैं आपको कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका विभाजन क्या है। किसी भी सजीव की वृद्धि के लिए उसके अंदर उपस्थित कोशिका का विभाजन होना जरूरी है। कोई भी कोशिका जब विभाजित होती है तो उसमें जो पदार्थ निहित पदार्थ है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और बढ़ने पर उसे दो टुकड़ों में विभक्त होना आवश्यक हो जाता है। और दो टुकड़ों में विभक्त होना जो है वो कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे ये मात्र कोशिका है और मात्र कोशिका से दो कोशिकाएं पुत्री कोशिकाओं ये है संतति मातृ कोशिका यानी मदर सेल और डॉटर सेल के अंदर विभक्त हो जाती है तो वह कहलाता है कोशिका विभाजन। चाहे प्रोकैरियोटिक्स हो चाहे यूकैरियोटिक्स हो, सभी के अंदर कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होना आवश्यक है, तभी उसकी वृद्धि संभव है। वृद्धि सभी सजीवों की वृद्धि वाली जो कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है वो कोशिकाएं विभजोत की कोशिकाएं कहलाती हैं। और जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है वे स्थायित्व को प्राप्त हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, वो स्टेबल कोशिका स्थायी कोशिका कहलाती है। परमानेंट सेल जो स्टेबल जिनका जो डिवीज़न है वो नहीं हो सकता है, कैपेसिटी डिवीज़न कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और कोशिका स्टेबल परमानेंट हो जाती है तो वह परमानेंट सेल कहलाती है। यानी मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर डिवीज़न जो है वो होता रहता है, उसमें डिवीज़न करने की क्षमता जो है कंटिन्यू रहती है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाती है। और जिनमें डिवीज़न नहीं करने की क्षमता रहती है या डिवीज़न नहीं हो सकता है ऐसी सेल को परमानेंट सेल कहा जाता है। अब कि कोशिका विभाजन सेल डिवीज़न जो है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में जैसे प्रोकैरियोटिक्स की जो कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पर सेल डिवीज़न जो है वो असूत्री विभाजन होता है क्योंकि उनमें जो केंद्रक के अंदर पदार्थ है वो सारा कोशिका द्रव्य में समाहित हो जाता है या कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। अतः वहाँ पर जो है कोशिका विभाजन कायिक कोशिका विभाजन कहलाता है। कायिक यानी कोशिका की बॉडी के द्वारा विभाजन होता है जिसमें विखंडन या मुकुलन, विखंडन यानी सेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा उनमें जो है वो विभाजन होता है। और यह विभाजन जो है असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस सेल डिवीज़न जो है इसमें होता है। और जो दूसरी कोई प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कवक, शैवाल तथा निम्न वर्ग के जंतु जिनके अंदर सेल डिवीज़न जो है वो एमाइटोसिस प्रकार का सेल डिवीज़न होता है। दूसरा यूकैरियोटिक्स या उच्च वर्ग के सभी जंतु के अंदर या सजीवों के अंदर प्लांट सेल भी उसी में आ जाती है। तो यूकैरियोटिक्स के अंदर जो है सेल डिवीज़न वो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस प्रकार का सेल डिवीज़न होता है। माइटोसिस यानी समसूत्री और अर्धसूत्री जो है ये माइटोसिस और ये मियोसिस
तो माइटोसिस समसूत्री कोशिका विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें मात्र कोशिका से जो 2n है अर्ध गुणसूत्र विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, 2n ही रहती है, वो कहलाता है माइटोसिस समसूत्री विभाजन। अगर गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल से जो डॉटर सेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी रह जाती है, n रह जाती है, 2n से n रह जाती है, विभाजन के दौरान n रह जाती है, वो कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहलाता है। तो ये तो है एक जनरल चीज कि कोशिका विभाजन क्या है और किस प्रकार से होता है। अब बात आती है कि कोशिका विभाजन जो मदर सेल से डॉटर सेल बनती है, ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस जो है वो सेल साइकिल कहलाता है। जो इसमें समय लगता है वो सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहलाता है। अब जो मात्र कोशिका है उससे संतति कोशिका का निर्माण हो रहा है। इस अवस्था में परिवर्तित होने के लिए यह विभाजन कई घटनाओं से गुजरता है और उन घटनाओं में लगा समय कोशिका चक्र कहलाता है। तो इस चक्र में जो है गुणसूत्रों का टूटना, डीएनए प्रतिकृतिकरण, कोशिका वृद्धि, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, ये सभी घटनाएं होती है और इन सभी घटनाओं में लगा समय जो है वो सेल डिवीजन सेल साइकिल कहलाता है। अब यहाँ पर आया है गुणसूत्रों का टूटना, डीएनए प्रतिकृतिकरण, कोशिका वृद्धि, केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन, ये सारी घटनाएं जो है ये 2n से n या 2n में परिवर्तित होने तक का जो घटनाओं का समय है वो सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहलाता है। अब आता है कि ये कोशिका चक्र मानव में एक कोशिका चक्र 24 घंटे में पूरा होता है। अब ये 24 घंटे में जो समय लग रहा है इसमें दो अवस्थाएं, इस चक्र को गुजरने के लिए दो अवस्थाएं सामने आती है। पहली है इंटरफेज, दूसरी है एम या माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज का मतलब है विभाजन अवस्था, इसको विभाजन अवस्था या एम फेज कहा जाता है और इंटरफेज को अंतरावस्था कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतरावस्था। अब ये अंतरावस्था पहले अपन इसको देखें कि अंतरावस्था और एम फेज जो है वो विभाजन किस प्रकार से कोशिका में, ये कोशिका चक्र जो है वो किस प्रकार से होता है, पहले अपन इसको देख ले थोड़ा। ये दो फेज में है अंतरावस्था, इंटरफेज और एम अवस्था। एम अवस्था या सेल डिवीजन फेज, माइटोटिक फेज। अब ये अंतरावस्था में फिर तीन अवस्थाएं आती है। एक तो आता है G1 फेज, G1 फेज जिसको हम जो है गैप फर्स्ट फेज कहते हैं। दूसरी है S फेज, सिंथेसिस फेज।
तीसरा है G2 फेज, गैप सेकंड फेज। और M अवस्था यह दो अवस्थाओं में विभक्त है, केंद्रक विभाजन और दूसरा है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन जो है कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन जो है साइटोकाइनेसिस। ये M अवस्था जो है दो अवस्थाओं में पूरा होता है और कैरियोकाइनेसिस जो है यह चार अवस्थाओं में विभक्त होता है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और कोशिका द्रव्य विभाजन जो है पादप सेल में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल, दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है। प्लांट सेल में क्या है, ये प्लेट, क्या बोलते हैं इसको, सेल प्लेट, और इसमें बोलते हैं झिल्ली, विदलन या संकीर्णन, ये पट्टन निर्माण, ये कोशिका द्रव्य विभाजन जो है दो प्लांट सेल के अंदर जो है पट्टन निर्माण के द्वारा होता है और जंतु कोशिका के अंदर झिल्ली विदलन या झिल्ली संकीर्णन के द्वारा जो है कोशिका झिल्ली के संकीर्णन या कोशिका झिल्ली के विदलन के द्वारा जो है कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस जो है वो प्रोसेस पूरा होता है। तो ये तो हुआ आपके कोशिका चक्र का एक आउटलाइन प्रोग्राम। अब इसके बाद अपन एक एक फेज में आएंगे। अब आता है एम फेज के अंदर, सॉरी इंटरफेज। जो इंटरफेज है इसकी पहली अवस्था, यह पहली अवस्था है G1 फेज। G1 फेज या गैप फेज, इस फेज में जो है आरएनए निर्माण, आरएनए संश्लेषण, आरएनए प्रोटीन और गुणसूत्रों का द्विगुणन, ये दोनों का तो संश्लेषण।
प्रोटीन का संश्लेषण तथा गुणसूत्रों का द्विगुणन तथा डीएनए निर्माण में आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण। ये G1 फेज के अंदर होता है। देन नेक्स्ट आता है तीसरा S फेज, या इसको कहते हैं संश्लेषण अवस्था। या सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण होता है। यहाँ पर डीएनए के निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए होते हैं, आवश्यक पदार्थ चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं, उनका संश्लेषण होता है। और उस संश्लेषण के द्वारा जो सेकंड स्टेप आती है फेज, एस फेज की, यहाँ डीएनए का संश्लेषण होने लगता है। तथा यहाँ पर गुणसूत्र जो है 2C से, गुणसूत्र यानी डीएनए की मात्रा, डीएनए संश्लेषित होते हैं तो गुणसूत्र 2C से 4C हो जाते हैं। यानी गुणसूत्रों के अंदर जो पदार्थ है, गुणसूत्रों में जो पदार्थ है वो 2C से 4C हो जाता है, दुगुना हो जाता है, द्विगुणन। यहाँ पर मैंने बताया था आपको द्विगुणन, गुणसूत्रों का द्विगुणन होने की क्रिया होने लगती है, कि होने के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण, संग्रह होने लगता है। और यहाँ पर संग्रहित होकर के ये 2C से 4C में परिवर्तित हो जाते हैं। किंतु गुणसूत्रों की संख्या ही रहती है। गुणसूत्रों की संख्या जो इसमें क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम जो है संख्या में सेम ही रहते हैं, जबकि उनमें उपस्थित पदार्थ जो है वो 2C से 4C हो जाता है। तथा यहाँ पर तारक केंद्रों का भी द्विगुणन होता है। द्विगुणन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरी G2 फेज, गैप सेकंड। ये संश्लेषण अवस्था है। अब इसके बाद सेकंड जो गैप आ रहा है, इसमें क्या होगा, वापस से आरएनए व प्रोटीन संश्लेषण चालू रहता है। और डीएनए संश्लेषण रुक जाता है। तो पहले G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ पर प्रोटीन के साथ साथ में नाइट्रोजन क्षारकों का भी निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन क्षारकों का निर्माण होगा तभी तो डीएनए संश्लेषण होगा। तो यहाँ पर आरएनए, प्रोटीन, नाइट्रोजन क्षारकों का निर्माण होता है तथा गुणसूत्रों का द्विगुणन होने के लिए प्रतिकृतिकरण की क्रिया जो है वो होने लगती है। द्विगुणन के लिए प्रतिकृतिकरण
की क्रिया होती है तथा डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन या अन्य पदार्थ जो है वो संश्लेषित किए जाते हैं। एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है और इनमें जो पदार्थ की मात्रा है वो 2C से 4C हो जाती है तथा गुणसूत्रों की संख्या 2N ही रहती है और तारक केंद्रों का निर्माण भी होने लगता है। G2 फेज में जो है आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण जो है वो चलता रहता है, लेकिन डीएनए का संश्लेषण यहाँ पर रुक जाता है। तो ये हुई अपनी G1 फेज की अवस्थाएं। अब इसको मैं एक छोटे से डायग्राम के द्वारा आपको बताती हूँ कि जो कोशिका विभाजन है ये G1, ये S, ये G2 और ये है M अवस्था। आप देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है सेल डिवीजन यानी सेल साइकिल का, ये क्या है? कोशिका चक्र। ये कोशिका चक्र है और कोशिका चक्र में ये जो पूरा पार्ट है, समय है, ये G1 का है, ये समय S का है और ये समय G2 का है और ये केवल मात्र इतना सा समय जो है वो M अवस्था का है यानी कोशिका का विभाजन की अवस्था का है और यह करीबन 5 से 10% भाग ही जो है मतलब समय का भाग ही यहाँ पर रहता है, यानी 24 घंटे का टाइम है और 24 घंटे का 5 से 10% भाग जो है कोशिका विभाजन के समय यानी केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन में लगता है। बाकी क्या है? G1, S और G2 फेज में समय लगता है। तो यह पूरा समय, ये पूरा एक क्या है? कोशिका चक्र है, जिससे कोशिका जो है नई कोशिका में परिवर्तित होती है। यानी नई कोशिका में जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इससे ये मदर सेल है, मदर सेल से डॉटर सेल बनी और फिर ये मदर सेल ये क्या होगी? फिर वापस ये मदर सेल हो जाएगी। तो इससे इसके बीच में जो समय है ये सेल साइकिल कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर होता है जिसमें कई घटनाएं होती हैं, तो ये कहलाता है सेल साइकिल। अब आगे अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन एवं अवस्था जो है कल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।